Hello student, this is my second lecture on IPC and in this lecture I am going to discuss murder. मर्डर को सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है। लास्ट लेक्चर में हमने कल्पेबल होमिसाइड पर डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम हत्या मर्डर जो कि सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है और उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं हत्या के बारे में, मर्डर पर। 2014 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केसेस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो यहाँ पे 14 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पर आया है। 300 का पहला एक्सेप्शन है, क्योंकि 300 में 5 एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, तो पहला एक्सेप्शन उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें 2015 में व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड पूछा गया और साथ ही में कल्पेबल होमिसाइड का मर्डर के साथ में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा गया है। फिर 2016 में व्हाट डू मीन बाय कल्पेबल होमिसाइड व्हेन मर्डर इज रेड्यूस्ड टू कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ भी कल्पेबल होमिसाइड ही पूछा गया है और साथ ही ये भी पूछ लिया गया कि कब मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में रिड्यूस हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसके बाद ये शॉर्ट नोट आया हुआ, डेथ काज बाय एक्सीडिंग दी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करते अगर पावर को एक्सीड कर दिया जाता है तो वहाँ भी ये 300 के एक्सेप्शन में आता है, मर्डर का एक्सेप्शन माना गया है इसको। इस पर शॉर्ट नोट आते हैं। देन इन 2017 जो क्वेश्चन आया है, इन एवरी मर्डर देयर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। प्रत्येक हत्या में मानववध होता है किंतु प्रत्येक मानववध हत्या नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इनडायरेक्ट वे में ये हत्या को ही पूछा गया, मर्डर को ही डिफाइन करने की बात की गई है, क्योंकि जो मर्डर हो कल्पेबल होमिसाइड से ही बनता है। कुछ कल्पेबल होमिसाइड ऐसे होते हैं जो कि मर्डर में आ जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ हत्या है तो कल्पेबल होमिसाइड का होना जरूरी होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्लियरली ये हत्या पे ही पूछा गया, सेक्शन 300 ही इसमें आपको लिखना होता है। देन इसके बाद 2018 में है कल्पेबल होमिसाइड। व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। यहाँ कल्पेबल होमिसाइड ही पूछा गया, फिर डिफरेंस पूछा गया हत्या के साथ में इसका क्या डिफरेंस है। शॉर्ट नोट में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पूछा गया है, ये सेक्शन 300 का पहला एक्सेप्शन है। सडन फाइट ये भी 300 का पहला एक्सेप्शन है। और 5वें नंबर पर भी है डेथ काज बाय एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये भी 300 का एक्सेप्शन है। ये 3 टॉपिक यहाँ पे शॉर्ट नोट में है, तीनों ही सेक्शन 300 के एक्सेप्शन से पूछे गए हैं। देन इन 2019 what type of provocation reduces the offense of murder to culpable homicide not amounting to murder। 300 का जो पहला एक्सेप्शन है उस पर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पर। और तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मर्डर का क्वेश्चन है वो कभी कभी बिल्कुल सेपरेट पूछा गया है, कभी कभी वो सेक्शन 299 के साथ में डिफरेंस पूछा गया और साथ ही में सेक्शन 300 के जो एक्सेप्शन दिए गए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड टॉपिक है मर्डर का। जो इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, दो तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। एक तो पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मर्डर, हत्या क्या होती है। या दूसरा तरीका होता है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, कब आपराधिक मानववध हत्या में बदल जाती है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि हत्या क्या होती है, लीडिंग केस के माध्यम से बताइए, एक्सप्लेन करिए। या इस तरीके से पूछ लेता है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कब आपराधिक मानववध हत्या जाती है। क्योंकि जो डेफिनेशन सेक्शन 300 में दी गई है उसके अकॉर्डिंग कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होता है। सेक्शन 300 डील्स विद द केसेस वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो सेक्शन 300 रिलेट करता है 299 से। इसकी डेफिनेशन जो स्टार्टिंग दी गई है वही कही गई कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड ही हत्या हो जाती है अगर 300 में जो 4 इसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं, चारों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में अगर वो केस आ जाता है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर कोई मामला हत्या में आना है, कोई मामला सेक्शन 300 में मर्डर में आना है, तो उसके पहले उसका कल्पेबल होमिसाइड में होना जरूरी है। बेसिकली मर्डर में आने के पहले वो जो डेथ हुई है वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 300 की डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर।
आपराधिक मानववध हत्या हो जाएगी अगर जो 4 कंडीशन दी गई हैं सेक्शन 300 में उन किसी भी कंडीशन में वो केस अगर आ जाता है। ठीक है, जो डेफिनेशन दी गई है मर्डर की सेक्शन 300 में के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 300 कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय व्हिच द डेथ इज caused इज डन विद द इंटेंशन ऑफ causing डेथ। आपराधिक मानववध हत्या हो जाएगी यदि जिस कार्य से मृत्यु की गई है वो किया गया, मतलब स्टार्टिंग में कहा गया कि आपराधिक मानववध ही हत्या होगी अगर जिस कार्य से डेथ हुई है वो इन 4 कंडीशन जो दी गई हैं चारों में से किसी न किसी में आता हो। ठीक, पहला क्या गया है विद द इंटेंशन ऑफ causing डेथ। अगर कल्पेबल होमिसाइड जो की गई है उसमें डेथ करने का इंटेंशन था तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में बदल जाएगा। देन सेकेंड है if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom the harm is caused। यदि ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया गया है जिससे अपराधी जानता है कि इससे मृत्यु की संभावना है तब भी ये हत्या में हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी दी गई है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया गया हो जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, सफिशियंट हो। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन है कि यहाँ भी बॉडीली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन होता है बट वो जो इंजरी पहुंचाई जाती है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में किसी की डेथ करने के लिए सफिशियंट होती है। then चौथा है if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि कार्य इतना ज़्यादा खतरनाक है, कार्य इतना ज़्यादा खतरनाक है कि पूरी पूरी संभावना है कि उससे डेथ हो ही जाएगी या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचेगी जिससे कि मृत्यु हो सकती है। चौथे नॉलेज की बात की गई है, एक नॉलेज था आपको कि हाँ ये कार्य हम करेंगे तो कार्य बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसमें किसी को डेथ हो सकती है, ऐसी बॉडीली इंजरी किसी को पहुंच सकती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाए और ये जो एक्ट किया गया बिना किसी रिस्क के किया गया। तो 4 कंडीशन दी गई हैं, 4 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन, चारों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी नहीं होता है, चारों में से किसी भी एक कंडीशन में अगर केस आ जाता है तो कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट होके मर्डर में बदल जाता है। ठीक, तो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बार बिल्कुल क्लियर है कि सारे मर्डर ये कल्पेबल होमिसाइड ही होते हैं क्योंकि मर्डर में आने के पहले उसका कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में फिट होना आवश्यक होता है। एक बार जब कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है फिर हमको चेक करना होता है वेदर इट आल्सो अमाउंट टू मर्डर आर नॉट, कि ये हत्या में भी आता है कि नहीं आता। अभी 4 इसमें कंडीशन दी गई हैं मर्डर के लिए, ये चारों कंडीशन को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन दी गई है एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ causing डेथ। जो स्टार्टिंग की डेफिनेशन में लाइन कही गई है कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट विच causes डेथ इज डन विद द इंटेंशन ऑफ causing डेथ। जिस कार्य से मृत्यु हुई है वह अगर मृत्यु कारित करने के इंटेंशन के साथ किया गया है तो वो आपराधिक मानववध हत्या हो जाएगी। तो पहली क्लास में इंटेंशन की बात की गई कि साफ साफ अगर इंटेंशन साफ साफ दिख रहा है, जैसे कोई व्यक्ति सामने भी खड़ा हुआ है, ए रिवॉल्वर निकाल करके उसको शूट करता है, सर पे गोली मार देता है। ठीक, यहाँ पे क्या है इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, उसका इंटेंशन साफ साफ दिख रहा है कि वो बी को मारना चाह रहा था, इसलिए यहाँ पर ये मर्डर में आ जाएगा। अब यहाँ भी हमें पहले चेक करना होता है कि क्या अगर ए ने बी के सर पे गोली मारती है तो क्या ये कल्पेबल होमिसाइड में आता है कि नहीं आता है। तो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ क्लियरली वहाँ लिखा हुआ है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ अगर है, अगर किसी की डेथ की गई है तो कल्पेबल होमिसाइड होता है। देन जब हम 300 का फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा यदि डेथ करने का इंटेंशन है। तो क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन था ए का बी को मार डालने का, इसलिए यहाँ ए को मर्डर का दोषी माना जाएगा। हम इंटेंशन कैसे पता करते हैं, हम कैसे जानते हैं किसी का आशय था कि नहीं था। तो जो कोई व्यक्ति जो कंडक्ट करता है, जो एक्ट करता है, उसकी कंडक्ट से ही हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, अनुमान निकाल लेते हैं कि इसका इंटेंशन था कि नहीं। अब किसी की कनपटी पे कोई रिवॉल्वर लगा करके फायर कर दे रहा है तो अगर वो कहता है मेरा इंटेंशन नहीं है तो ये नहीं माना जा सकता है क्योंकि आपका एक्ट साफ साफ दिख रहा है कि आप इसको मारना चाह रहे थे। किसी को कोई जिंदा जला रहा है, ठीक है, जिंदा किसी को जला रहा है वो पेट्रोल डाल करके, वो कहे कि नहीं मेरा मारने का इंटेंशन नहीं था तो नहीं माना जाएगा। आप किसी को पॉइजन खिला रहे हो, किसी के खाने में आपने पॉइजन मिला दिया, उसको खाने को दे दिया और फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं
मेरा इंटेंशन नहीं था इसको मार डालने का, इसकी डेथ करने का, तो ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपका एक्ट साफ साफ दिख रहा है, आपका कार्य साफ साफ दिख रहा है कि आपका इंटेंशन यहाँ पे था। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जो हमारा कंडक्ट होता है, उसी से अनुमान निकल के आता है। बाकी और भी चीज़ें देखी जाती हैं, आपका मोटिव था, आपके बीच में रिलेशन कैसे थे, इन सबको मिला करके फिर एक इन्फ्लुएंस ट्राई किया जाता है कि इंटेंशन रहा होगा कि नहीं। तो एक बार अगर इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि हाँ, डेथ करने का इंटेंशन था, अब चाहे किसी मीन्स से डेथ की जाए, चाहे वो रिवॉल्वर से की जाए, चाकू से की जाए, पॉइज़न से की जाए, चोट पहुँचा के की जाए, बट अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ, देयर वाज़ इंटेंशन टू कॉज़ डेथ, तो वहाँ पर वो कल्पेबल होमिसाइड हमेशा मर्डर में आ जाएगा, ठीक है? तो मर्डर में होने के लिए इंटेंशन पहली रिक्वायरमेंट है, अगर इंटेंशन है तो उसमें अनडाउटेडली वो केस मर्डर में ही आएगा। अब यहाँ पर एक केस है, आर बेंकालू 1956 का केस दिया हुआ है। इस केस में द अक्यूज सेट फायर टू द cottage in which they were sleeping, locking the door of the cottage from outside so that D's servants who were sleeping outside might not come for help. यहाँ पर डी जो कि सो रहा होता है, उसके बाहर दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद उसके घर में आग लगा दी जाती है। अब यहाँ पर बाहर से लॉक कर दिया था, लॉक इसलिए किया जाता है कि ये व्यक्ति बाहर ना निकलने पावे, अगर आग लगती है तो बाहर ना निकलने पावे। और बाहर भी इसके अगर सर्वेंट लोग बाहर खड़े हुए हैं, बैठे हुए कहीं पर हैं, तो वो लोग भी आके इसकी डी की हेल्प ना कर पाएँ, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक हुआ है। यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है कि जिसने भी ये फायर की हुई आग लगाई, जिसने आग लगाई हुई है, उसका इंटेंशन था, क्योंकि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया है कि हाँ, हम आग भी लगाएँगे, उसको भागने का मौका भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इंटेंशन था कि हाँ, वो डेथ करना ही चाह रहा था। तो अगर आपने इंटेंशन क्लियरली प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि इंटेंशन था, तो ये मर्डर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड यहाँ पे केस दिया गया है, इन भगूभाई मनीलाल बस्ती स्टेट ऑफ गुजरात 1996 का केस है। द अक्यूज dragged deceased in the post office and put fire by pouring kerosene. He died of 75% burn. The court held that the murder was intentional. यहाँ भी वही है, आग लगाई गई है। अक्यूज को ऑफिस से बाहर निकाला जाता है, ऑफिस से बाहर निकाल करके केरोसिन ऑयल उसके ऊपर डाल दिया जाता है, और जिसकी वजह से वो जलने से 75% जलने से उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ भी अगर किसी के बॉडी पर केरोसिन मिट्टी का तेल डाल करके आग लगाई जाती है, तो ये माना जाएगा कि वो इंटेंशन था उसका डेथ करने का, क्योंकि बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन होता है तो व्यक्ति आग नहीं लगाता, कुछ और तरीके होते हैं। आमतौर पे माना जाता है कि अगर हम किसी को जिंदा उसको आग के हवाले करते हैं, तो ये इंटेंशन होता है कि उसको मारना ही होता है, ठीक। यहाँ भी क्योंकि आग लगाई गई थी, इसलिए साफ साफ इंटेंशन दिख रहा था कि हाँ, वो उसकी जान लेना ही चाह रहे थे। तो व्यक्ति तो हमेशा अक्यूज्ड हमेशा ही कहेगा कि हमारा इंटेंशन नहीं था, ठीक है, बट हमें को रिलेट करना होता है, उसके मोटिव को भी देखना होता है, दोनों में संबंध कैसे थे, उस जगह पे जो एक्ट किया गया वो क्या था, ये सब मिला करके हम इस निष्कर्ष निकालते हैं कि इंटेंशन था। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि अगर इंटेंशन था डेथ करने का, तो वो मर्डर में आ जाएगा, जो कल्पेबल होमिसाइड है वो हत्या में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। देन सेकेंड इसकी एसेंशियल कंडीशन दी गई है, act done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death. ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि इससे मृत्यु की संभावना है। अब यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन दी गई, इसमें दो पार्ट है। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है अफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। एक तो बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन होता है व्यक्ति के पास में, और दूसरी रिक्वायरमेंट है अफेंडर को एक पर्टिकुलर नॉलेज भी होती है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उससे डेथ हो सकती है। तो पहले पार्ट में आपको दिखाना पड़ेगा कि बॉडी इंजरी पहुंचाने का उसका इंटेंशन था, क्योंकि अफेंडर या अक्यूज अक्सर कहता है कि हाँ, उसका इंटेंशन नहीं था डेथ करने का। तो अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं कि डेथ करने का इंटेंशन था, तो वहाँ पर सेकेंड इसेंशियल कंडीशन देखी जाएगी कि क्या ये जो बॉडली इंजरी पहुंचाई गई थी इंटेंशनल पहुंचाई गई थी, और क्या अफेंडर को नॉलेज थी कि हाँ, इससे डेथ हो सकती है। तो अगर इंटेंशनल बॉडी इंजरी पहुंचाई गई है, दिख गया कि हाँ, आपने किसी को चोट पहुंचाई है। अब अगर किसी को चोट पहुंचाता है, किसी के सर पे इंजरी पहुंचाता है कोई व्यक्ति, और वो अगर ये कहे कि नो, आई नेवर इंटेंडेड टू कॉज बॉडली इंजरी, वो कहता नहीं, हमारा कभी भी इसको चोट पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था,
ये माना नहीं जा सकता है, क्योंकि आप सर पे अगर किसी की चोट पहुँचा रहे हैं तो इंटेंशन आपका क्लियर है कि एटलीस्ट आप इसको इंजरी पहुँचाना चाहते थे। तो पहली बात हमें जो दिखानी है कि बॉडली इंजरी पहुँचाने का इंटेंशन रहा हो, उसको चोट पहुँचाने का आशय रहा हो, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे कही गई है कि वो नॉलेज भी रही हो, ऑफेंडर के पास एक पर्टिकुलर नॉलेज भी रही हो कि ये जो बॉडली इंजरी हम इसको पहुँचा रहे हैं, इससे इसकी डेथ हो सकती है। अभी जो पर्टिकुलर नॉलेज की यहाँ पे बात की गई है कि हाँ, व्यक्ति को नॉलेज होती है कि जो भी बॉडली इंजरी पहुँचाई जा रही है उससे किसी की डेथ हो सकती है। ये नॉलेज हम किस बेस पे जानते हैं? एक तो अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ ख़ास है, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, कोई बीमारी है और ऑफेंडर को पता है कि ये जो बीमारी है इसकी जगह पे हम अगर हल्की सी भी चोट पहुँचाएँगे तो उसकी डेथ हो सकती है। एक तो ये नॉलेज हो सकती है कि ख़ास बीमारी की जानकारी होती है जो औरों को नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को ख़ास है कि हाँ, इसको ये बीमारी है। जैसे अगर किसी को पता है कि किसी की स्प्लीन ऑलरेडी डैमेज है, बहुत वीक है, वहाँ पे हल्की सी चोट पहुँचाएँगे तो उसकी डेथ हो सकती है। तो उस स्प्लीन वाली जगह पे अगर वो एक घुसा भी मार देता है और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है व्यक्ति की, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि आपने एक इंजरी पहुँचाई थी और साथ में आपको पर्टिकुलर नॉलेज भी थी कि इस जगह पे अगर हम इंजरी पहुँचाएँगे तो इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो एक तो डिजीज़ की जानकारी हो सकती है, या बॉडी के जो हमारे पार्ट होते हैं, उस बॉडी के पार्ट की जो संरचना होती है, पैथोलॉजी होती है, उसकी नॉलेज हो सकती है कि हाँ, कौन सी नस कहाँ गई है, कौन से बॉडी के पार्ट पे हम हल्की सी चोट पहुँचाएँगे। फिर डॉक्टर्स हैं, ये सब मेडिकल स्टाफ के लोग जानते हैं कि किस बॉडी के पार्ट पर या किस नस पे हल्की सी हम चोट पहुँचा देते हैं तो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये भी है, आपकी नॉलेज हो सकती है, किसी की भी हो सकती है कि हाँ, बॉडी की संरचना की जानकारी है कि बॉडी का कौन-सा पार्ट कितना सेंसिटिव होता है, किस जगह पे हम चोट पहुँचाने से किसी की डेथ कर सकते हैं। तो अगर ये पर्टिकुलर बात साबित हो जाती है कि एक स्पेसिफिक नॉलेज भी थी, एक विशिष्ट ज्ञान भी था अपराधी के पास में कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इस बॉडीली इंजरी से इसकी डेथ हो जाएगी, तो वहाँ भी वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। तो 2 पॉइंट हमें यहाँ साबित करने हैं। पहली बात तो बॉडीली इंजरी जो पहुँचाएगी इंटेंशनल होनी चाहिए, आशय के साथ चोट पहुँचाई हो, एंड सेकंड थिंग है कि उसको पर्टिकुलर नॉलेज भी रही हो कि इससे इसकी जान जा सकती है। इस पे केस है कारू मारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। The accused gave blow with the chura on chest of deceased, and deceased trying to run. Accused caught hold of deceased hair and threw her on the ground and inflicted 2 more blows on the abdomen and back. And this injury caused his death, caused her death. अब यहाँ पर फैक्ट क्या है कि अक्यूज ने छुरे से, शार्प कटिंग वेपन होता है, छुरे से चेस्ट पर जो मृत था उसके सीने पे अटैक किया। जब वो व्यक्ति भागने लगता है, ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको उसका बाल पकड़ करके उसको ज़मीन पर गिरा दिया, ठीक, उसको ज़मीन पर गिरा दिया और उसके बाद फिर उसने 2 और ब्लो उसको दिया, उसके पेट में, एब्डोमेन में, उसके बैक में पीछे भी दिए। अब यहाँ पर एक बात उसके चेस्ट पे लेडी थी, उसके चेस्ट पे चोट पहुँचाई गई है और दूसरी बात जब वो भागने लगती है तो फिर उसके बाद बाल पकड़ के नीचे गिरा करके वो उसके एब्डोमेन और उसके बैक में भी फिर 2 बार फिर चोट पहुँचाता है। अब यहाँ जो चोट पहुँची उसको चेस्ट में और एब्डोमेन में, बैक में, इन चोट की कॉन्सिक्वेंस में उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर इसके जो एक्ट थे, जो कंडक्ट था, उससे एक बार क्लियर है कि इसको पता था कि अभी एक बार हमने इसके चेस्ट पे चोट पहुँचाई है, शायद इसकी डेथ नहीं हो, बट दोबारा से फिर अगर हम इसके पेट पे और बैक में दोबारा से फिर ये चोट पहुँचा देंगे इस छुरे से, तो इसकी डेथ हो जाएगी। एक पर्टिकुलर नॉलेज यहाँ पे दिख रही है इसको कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कि ये जो हम चोट पहुँचा रहे हैं, 2-3 ब्लो हमने दिया है, इससे इसकी डेथ हो सकती है। इसलिए इसको 300 के सेकंड पार्ट ये जो है कि हाँ, बॉडीली इंजरी पहुँचाने का इंटेंशन था और उसको स्पेसिफिक नॉलेज भी थी कि इस इंजरी से इसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको 300 के सेकंड क्लास में इसको दोषी माना गया, इसको गिल्टी माना गया। नाउ थर्ड, act done with the intention of causing such bodily injury which is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कार्य किया गया है जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो थर्ड पॉइंट में भी 2 बातें कही गई हैं। फर्स्ट है एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। यहाँ भी बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन होता है, शारीरिक क्षति पहुंचाने का इंटेंशन होता है, साथ ही साथ कहा गया है
which is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। ये जो बॉडीली इंजरी पहुंचाई गई है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ करने के लिए सफिशियंट होती है, मतलब आम तौर पर ऐसी इंजरी से व्यक्ति की डेथ होती है। अब आम तौर पे कौन सी इंजरी से व्यक्ति की डेथ होती है? आमतौर पे माना जाता है कि अगर आप किसी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट, जैसे हमारा गला है, गले के ऊपर का हिस्सा होता है, हेड होता है, चेहरा होता है, ठीक है, नेक होता है, ये जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो इस बॉडी के पार्ट पर किसी के गले को काट दिया गया थोड़ा सा भी, तो वहाँ पे डेथ होने के पूरे चांसेज होते हैं। किसी के सर पे काफ़ी हैवी वेपन से या लोहे की रॉड से अगर अटैक किया गया है, तो वहाँ पर भी जो हेड इंजरी होगी, उससे आमतौर पर व्यक्ति मर जाता है, ठीक। तो ये जो पर्टिकुलर इंजरी पहुंचाई जाती है बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे, जो वल्नरेबल होते हैं, खासकर कि जो भी काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होते हैं, जैसे हम मानते हैं इसको सर का या गले का हिस्सा, तो यहाँ पे अगर चोट पहुंचाई जाती है, तो वो जो चोट होगी उसके बाद माना जाएगा कि आमतौर पर ऐसी चोट से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर दो बातें हैं आपको दिखानी। एक तो इंजरी पहुंचाने का इंटेंशनल होना चाहिए, इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन होना चाहिए, जानबूझ के उसने सर पे या कहीं भी चोट पहुंचाई हुई है, और साथ ही साथ आपको ये दिखाना है कि ये आमतौर पे इससे, अब आमतौर पे उस चोट से डेथ होती कि नहीं डेथ होती है, एक तो इसमें ये दो चीज़ देखी जानी है कि बॉडी के कौन से पार्ट पर ब्लो दिया गया, अटैक किया गया है, और सेकंड थिंग जो हमें देखनी होती है कि कौन सा वेपन का इस्तेमाल किया गया, कौन से हथियार का, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया चोट पहुंचाने के लिए। तो दोनों का मैच होना चाहिए। एक स्वॉर्ड, किसी के पास तलवार है, उस तलवार का यूज अगर वो किसी के गले पे करेगा, तो वहाँ पे गले पे चोट लगेगी, तो उसकी डेथ होने के पूरे चांसेस होते हैं। बट उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल अगर यूज कोई करता है, किसी के पैर पे चोट पहुँचा देता है, तो वहाँ पे आमतौर पे व्यक्ति की डेथ नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए दोनों होना चाहिए कि हाँ, स्वॉर्ड है, तलवार से गले पे या सर पे अटैक किया गया, या लाठी है, डंडा ही लाठी है, लाठी से ही अगर कई लाठियां खींच के किसी के सर पे अटैक किया जाएगा, तो वहां भी सर में जो चोट पहुंचेगी, वो काफी ज्यादा चोट होगी, और उस चोट से व्यक्ति मरेगा। तो ये डॉक्टर भी रिपोर्ट में बताएगा कि हाँ, ये जो चोट पहुंचाई गई है, इस चोट से क्या आमतौर पे व्यक्ति मर जाता है कि नहीं मर जाता, सब कुछ देखा जाएगा, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी जाएगी, जो विटनेस है वो बताएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से इंजरी यहाँ पे पहुंचाई गई थी। अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ, उस बॉडली इंजरी से ही डेथ हुई थी, और वो बॉडली इंजरी ऐसी थी कि आमतौर पे व्यक्ति उससे मर पाई है, तो यहाँ पर वो थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, 300 के तीसरी कैटेगरी में आ जाएगा, मर्डर के लिए दोषी होगा। इस पर केस है जयपाल बसी स्टेट ऑफ हरियाणा, 2000 का केस है ये। The court held that the accused caused injury to the deceased with gadasa on his head, nose and face, by which deceased died and such injury was sufficient to cause death। यहाँ पर अक्यूज ने, जो मृत था, उसके सर पे, नोज, नाक पे और फेस पे, चेहरे पर उसने गड़ासा का भी काफ़ी विपन, काफ़ी हैवी विपन होता है, काफ़ी डेंजरस विपन होता है, तो इससे इतने तो विपन भी, गड़ासा भी काफ़ी डेंजरस था, और साथ ही साथ अपनी बॉडी के पार्ट जो था, हेड था, सर, नाक है और फेस, ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट हमारे बॉडी का होता है, तो इस सेंसिटिव पार्ट पर उसने गड़ासे से अटैक किया है, और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इंजरी दैट पर्सन डाइड, वो व्यक्ति मर जाता है। अब ये 300 की थर्ड कैटेगरी में साफ साफ आ रहा है। एक तो आपका इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन था, क्योंकि आप हेड पे, नोज पे, फेस पे किसी की चोट पहुंचा रहे हो, तो आपको माना जाएगा कि आपका बॉडी इंजरी पहुंचाने का तो इंटेंशन था ही था, और साथ ही साथ क्योंकि आपने इस नाजुक हिस्से पे चोट पहुंचाई हुई है, गड़ासे जैसे धारदार हथियार से चोट पहुंचाई हुई है, तो ये भी माना जाएगा कि आमतौर पर ऐसी डेथ से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये इसको 300 के थर्ड क्लास में मर्डर का दोषी माना गया, क्योंकि आमतौर पे ऐसी चोटों से व्यक्ति की डेथ होती है। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सर्टेनिटी होती है, यहाँ पर 300 की थर्ड कैटेगरी में जो चोट पहुँचाई जाती है, उस चोट से थोड़ा मरने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, तब वो 300 के थर्ड कैटेगरी में आ जाता है। देन इसका चौथा क्लास है, द अफेंडर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इमिनेंटली डेंजरस एक्ट विच इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। तो चौथे में कहा गया है कि पर्सन नोज, अफेंडर नोज दैट एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। इतना खतरनाक काम कर रहा होता व्यक्ति कि पूरे चांसेज होते हैं कि उसकी डेथ यहाँ पर हो ही जाएगी। अब इस कैटेगरी में ना तो उसका इंटेंशन होता है डेथ करने का ही, और ना उसका इंटेंशन होता है बॉडली इंजरी पहुंचाने का, दोनों ही उसके इंटेंशन नहीं होते हैं, बट वो जो एक्ट कर रहा, जो कार्य कर रहा होता है, वो कार्य इतना खतरनाक होता है, इतना डेंजरस होता है कि पूरी चांसेज होते हैं कि उससे डेथ हो ही जाएगी, ठीक है। जैसे
अब यहाँ एग्जांपल दिया है फ्यूरियस ड्राइविंग, ठीक है। फ्यूरियस ड्राइविंग हम करते हैं जैसे बहुत कोई क्राउडेड प्लेस है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है और उस जगह पे भी कोई बहुत तेज़ गाड़ी चला, बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है या कुछ भी चला रहा है, कोई भी व्हीकल चला रहा है, तो उस जगह पे जो कि बहुत ही क्राउडेड प्लेस है वहाँ पे अगर बहुत हाई स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं और वहाँ पर अगर किसी की डेथ होती है तो 300 के चौथे क्लास में आ जाएगा, क्योंकि अगर बहुत क्राउडेड प्लेस है वहाँ भी आपने हाई स्पीड में गाड़ी चलाई है, इट मीन्स कि आपको पता है वहाँ पर कि ये जो हम कार्य करने जा रहे हैं इतना खतरनाक है, पूरे चांसेज हैं कि रोड अगर लोगों से भरी पड़ी हुई है वहाँ भी आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पे पूरे चांसेज होते हैं कि हाँ किसी की भी डेथ यहाँ पे हो सकती है। फायरिंग एट टारगेट नियर द पब्लिक रोड, पब्लिक रोड है, सड़क पे आप खड़े हुए हैं और सड़क पे खड़े होके ही आपको फायरिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को टारगेट किया जा रहा है, लोग आते जाते हुए हैं वहाँ पे टारगेट किए जा रहे हो किसी को। तो यहाँ पर भी माना जाएगा कि आपका कार्य इतना खतरनाक, क्योंकि आप ठीक है आप किसी को मारने का इंटेंशन नहीं रखते हैं बट पब्लिक रोड पर आप खड़े होके बराबर फायरिंग किए जा रहे हो, तो वहाँ पे पूरे चांसेज हैं कि कभी भी किसी को गोली लग सकती है। इसी तरीके से पॉइजनिंग वेल, एक कुआं है कोई, कुएं को आपने पॉइजनिंग कर दिया, मतलब उसमें पॉइजन डाल दिया है, तो अगर आपने कुएं में पॉइजन डाल दिया है, भले ही आपका इंटेंशन ना हो किसी की डेथ करने का, इंजरी पहुंचाने का, बट ये जो एक्ट आपने किया है कि आपने कुएं में पॉइजन मिला दिया है, क्योंकि कुएं का पानी लोग पीते रहते हैं, अब तो कम पहले ज़माने में कुएं का पानी लोग पीते थे, तो अगर आपने कुएं में पानी कुएं के पानी में पॉइजन मिला दिया है तो पूरे चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई पानी पिएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर कोई पानी पीता है उसकी डेथ हो जाती है तो वो व्यक्ति जिसने कि पॉइजन मिलाया था कुएं में वो दोषी माना जाएगा मर्डर का 300 के चौथे क्लास में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मर्डर में आने के लिए 300 के चारों क्लासेस में से किसी न किसी एक क्लास में केस को आना जरूरी होता है। चारों हों जरूरी नहीं है, चार कंडीशन फुलफिल होना आवश्यक नहीं होता है, किसी भी एक में। आपने फर्स्ट चेक किया, अगर इंटेंशन टू काज डेथ मिल गया, साफ साफ इंटेंशन दिख रहा है डेथ करने का, तो वहीं पे 300 के पहली क्लास में उसका कन्विक्शन कर दिया जाएगा। अगर इंटेंशन टू काज डेथ नहीं दिख रहा है तो हम सेकंड क्लास को चेक करते हैं कि क्या बॉडीली इंजरी जो पहुंचाई गई है इंटेंशनल थी और क्या अक्यूज को नॉलेज भी थी कि इससे डेथ हो सकती है। अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ इंटेंशनल बॉडी इंजरी भी पहुंचाई गई है और साथ में नॉलेज भी थी कि हाँ खास बीमारी है, खास बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे चोट लगने से व्यक्ति डेथ हो जाएगी, तो वहाँ पे सेकंड क्लास में आ जाएगा। सेकंड क्लास में भी नहीं आता कि पर्टिकुलर नॉलेज नहीं दिख रही है तो थर्ड क्लास में चेक करते हैं। थर्ड में दिख रहा है कि आपने बॉडीली इंजरी पहुंचाई है, तो अगर इंटेंशन दिख गया कि जानबूझ के बॉडीली इंजरी पहुंचाई गई है और साथ ही साथ वो बॉडीली इंजरी ऐसी थी जो कि आमतौर पर व्यक्ति उससे मर जाता है, तो 300 के थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। अगर पहले दूसरे तीसरे तीनों ही कैटेगरी में नहीं आता, ठीक, तो चौथी कैटेगरी में आ सकता है कि नॉलेज, कि ना तो इंटेंशन साबित होता है डेथ करने का, ना तो बॉडी इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन साबित होता है, बट नॉलेज अगर दिख गया कि हाँ ज्ञान, उसको ज्ञान था कि हम एक कार्य कर रहे हैं, ये कार्य इतना खतरनाक है कि पूरी चांसेज हैं किसी की डेथ हो सकती है, तो चौथी कैटेगरी में आ जाएगा। तो किसी में भी आएगा तो मर्डर में ही माना जाएगा, चाहे जिस कैटेगरी। तो पहला दूसरा तीसरा ये इंटेंशन वाला पार्ट है, और जो चौथी कैटेगरी है चौथा क्लास है ये नॉलेज के बेस पे माना गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक 300 का अभी आपका ख़त्म हुआ। जो नेक्स्ट लेक्चर है इस पे हम डिस्कस करेंगे 300 के एक्सेप्शन पर, कि 300 का क्या क्या एक्सेप्शन है कि जबकि वो मर्डर रिड्यूस हो जाता है कल्पेबल होमिसाइड।